हेलो दोस्तों, मैं दिव्य त्रिपाठी डीएलएड प्रवक्ता सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, ये हम लोग का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में सामाजिक जो अध्ययन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका 5वां पेपर होता है जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। इसके साथ ही साथ जो आपका टेट का परीक्षा होगा या सीटेट का परीक्षा होगा जो जूनियर लेवल का होता है उसमें भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो जो इस चैप्टर का पूरे सामाजिक अध्ययन को 3-4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है और आपका अर्थशास्त्र है। जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो आपके इतिहास के पोर्शन से शुरुआत होता है और इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है 1857 का आंदोलन। तो इसी चैप्टर को हम लोग आज अध्ययन करेंगे और यहीं से हमारी ये डीएलएड की क्लासेस की शुरुआत होगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले के जितने भी आप 1857 के आंदोलन के पहले की अगर अध्ययन किया जाए, बात किया जाए, तो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ लिया है। थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, किस तरह वो भारत में आती है और बंगाल से शुरुआत करते करते उसके विभिन्न जो गवर्नर जनरल होते हैं वो भारत में अधिकार करना अपना शुरुआत करते हैं। और वहां से हम लोग देखते हैं कि 1857 तक आते आते एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जहां पर आकर के भारतीयों ने इस शासन के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। ये सारा का सारा आंदोलन इसके स्वरूप के बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसके प्रसार के बारे में, इसके परिणाम क्या निकलता है आगे चल करके और किस प्रकार ये 1857 का जो विद्रोह है, जिसको हम विद्रोह कहेंगे कि क्रांति कहेंगे कि आंदोलन कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, ये आगे चल करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्लास रहेगा इसमें हमने अपने सुविधा के हिसाब से इस चैप्टर को जो शुरुआत करेंगे इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे और 1857 के जो आंदोलन है उसके आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबल कारण थे जिनके कारण से यह आंदोलन हुआ था, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर इसके स्वरूप की बात करें, 1857 के जो आंदोलन के स्वरूप की बात करें कि क्या था ये आगे 1857 में क्या हुआ था, क्योंकि जब शुरुआत हम लोग देखेंगे तो ये एक सैनिक विद्रोह था। इसकी सेना के एक छावनी के कुछ सैनिकों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के आंदोलन के विरुद्ध में उनके विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत करते हैं। उनकी नीतियों के खिलाफ ये भी क्या करते हैं, अपने युद्ध की घोषणा करते थे। तो क्या केवल एक सैनिक विद्रोह था या एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें जिसका पूरा क्षेत्र भारत के विभिन्न भाग थे, जिसमें भारतीय जनता ने मिल करके पार्टिसिपेट या प्रतिभाग किया था। आखिर इसका स्वरूप क्या था, इसको जानना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या बता सकते हैं, इसकी महत्ता का, इसके प्रसार का, इसके आगे चल करके अग्रिम जो परिणाम निकलते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर ये स्वरूप की बात किया जाए, 1857 की क्रांति के अगर स्वरूपों के बारे में बात किया जाए तो इसको स्पष्टतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो एक वर्ग वो है जो इसको छोटे इसके लघु रूप में प्रस्तुत करता है या इसको एक स्मॉल रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, इसको लघु रूप में। उनका कहना था कि ये मात्र विद्रोह था, ये कुछ सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, ये कुछ राजाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ये लघु रूप में या छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट रहता है कि ये आंदोलन क्या था, इसका एक बृहद रूप था, ठीक है, एक व्यापक फैलाव था, व्यापक रूप में ये पूरे के पूरे भारतीय मतलब ये राष्ट्रीय एक आंदोलन था। तो जो लघु रूप में जो इसको मानते हैं, इसको मानने वाले जो प्रमुख विचारक हैं, इनमें अधिकांश आपके जितने भी विदेशी इतिहासकार रहते हैं ये लोग आते हैं, ठीक है। जितने भी अधिकांश विदेशी इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, ये एक हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। ये क्या था, एक बर्बरतापूर्ण जो भारतीय थे उनका एक सभ्यता या अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। जो बृहद कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, इसमें अधिकांशतः हम भारतीय इतिहासकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन लोग का ये मानना था ये जो आंदोलन था
इसका रूप विस्तृत था, इसका रूप बृहद था, और ये क्या करता है, इसका ये क्रांति थी, ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस विस्तृत या भारतीय कॉन्सेप्ट व्यू से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके स्वरूप को हम लोग इस तरह दो हिस्सों में बांट करके एक एक करके अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस लघु रूप या जो विदेशी जो कहते हैं, इस 1857 के आंदोलन के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो विदेशियों को अगर देखा जाए, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में कहा जाए कि इन्होंने क्या कहा है इस पूरे आंदोलन के बारे में, तो हम इनके कुछ वर्ग बना लेते हैं। जैसे कुछ विदेशी इतिहासकारों के नाम बता रहे हैं, जैसे आपके हो गए जॉन सीले महोदय हो गए, और कौन हो गया, मार्शल महोदय हो गए, होम्स महोदय हो गए, लॉरेंस महोदय हो गए। तो कौन हो गए यहाँ पर आपके हो गए, मार्शल महोदय हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, होम्स महोदय हो गए, और कौन हो गया आपका जॉन लॉरेंस हो गए। इनका मानना था, इन सभी का मानना था, ये जो सारा का सारा आंदोलन था, ये क्या था, ये सिपाही विद्रोह था, उससे बढ़कर के कुछ नहीं था। तो ये आंदोलन क्या था, ये सिपाही विद्रोह। यहां तक कि जॉन सीले महोदय कहते हैं कि जो आंदोलन था ये अनुशासनहीन और असभ्य सैनिकों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। जॉन लॉरेंस महोदय कहते हैं कि ये जो पूरा आंदोलन था वो सैनिकों का षड्यंत्र था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र। इस प्रकार सीले महोदय, लॉर्सन महोदय, होम्स महोदय और जॉन लॉरेंस महोदय ये कहते हैं कि इसकी जो हम लोग शुरुआत होते हैं, हम देखते हैं कि ये बंगाल के छावनियों से शुरुआत होता है, और इसका जो फैलाव होता है, मेरठ में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, ठीक है, या अधिकांश अवध में चले जाएं, तो अधिकांश जगह ये क्या है, यहाँ पर सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये क्या, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये मात्र क्या है, मात्र एक सिपाही विद्रोह है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। अब आगे चल के कुछ ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने इनके विचारों का समर्थन किया। तो ये भी हमको जानना जरूरी है, परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से भारतीय हैं जिनका ये भी मानना था कि ये क्या है, एक सिपाही विद्रोह है या सैनिक विद्रोह। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम बार बार करें, सिपाही विद्रोह या सेना विद्रोह, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो उस समय भारतीय थे उनको अंग्रेज सेना का हिस्सा नहीं मानते थे, उनको सेना शब्द से या सैनिक का संबोधित नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, सिपाही कहकर संबोधित किया जाता था। भेदभाव, वही सेम पद रहेगा, सेम पोजीशन रहेगा, सेम रैंक रहेगा, लेकिन वो अंग्रेज अगर यूरोपियन सैनिक वो व्यक्ति रहेगा तो उसको क्या सेना कहा जाएगा, और ये जो अगर भारतीय कोई रहता है तो उसको सिपाही करके संबोधित किया जाएगा। ये कहते हैं कि जो पूरा 1857 का जो आंदोलन था वो मात्र क्या था, सिपाही विद्रोह। अब कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने इनके इसका समर्थन किया, हमारे कंपटीशन में अधिकांश पूछता है कि वो कौन कौन से भारतीय हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया। तो आंसर देख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है जिन्होंने इसका समर्थन किया, वो आपका नाम आता है आपका सर सैयद अहमद खान। ये नाम आता है सर सैयद अहमद खान जी का नाम आता है। सर्वप्रमुख व्यक्ति रहते हैं जो भारतीय होते हुए समर्थन करते हैं कि क्या था, एक सिपाही। इसके अलावा और कई नाम आते हैं, जैसे दुर्गादास जी थे, ठीक है, जैसे किशोरी चंद्र जी थे, ठीक है, नाम हम लिख देते हैं। जैसे इनके साथ कौन था, जैसे दुर्गादास, ठीक है, बंदोपाध्याय जी थे, जैसे किशोरी चंद्र जी थे, ये सभी इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, ठीक है। इन्होंने क्या समर्थन किया, कि इन्होंने समर्थन किया कि 1857 का जो आंदोलन था ये मात्र क्या था, ये इनका स्वरूप क्या था, एक सैन्य विद्रोह, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे भारतीयों के बारे में भी हमको जानना चाहिए जिन्होंने इसको एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, ठीक। ऐसा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पीछे एक ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसको क्या कहा, ये सैनिक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये क्या था, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ किया गया एक
विद्रोह था। इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने इसको धर्म से समुचित मानसिकता का परिचय देते हुए इन्होंने इसको धर्म से संबंधित कर दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या था, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह था। ईसाई के खिलाफ क्या था, एक विद्रोह था। ठीक है, और इसको करने वाले प्रमुख इतिहासकार क्या थे, इसको करने वाले प्रमुख इतिहासकार थे आपका रिज महोदय का नाम आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको धर्म से संबंधित किया। एक और दो और प्रमुख इतिहासकार आए हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट नाम आता है, जैसे आउट्रम महोदय और टेलर महोदय। इंपॉर्टेंट है, नाम लिख देते हैं, आउट्रम महोदय और आपके टेलर महोदय। इन्होंने भी इसको धर्म से जोड़ते हुए इसको कहा है कि ये जो आंदोलन था वो क्या था, हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र था। उन्होंने क्या कहा, ये पूरा का पूरा 1857 की क्रांति क्या है, हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा विद्रोह है। किसके खिलाफ, हिंदुओं का क्या है, हिंदू और मुसलमानों का क्या है, विद्रोह है। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हिंदू और मुस्लिम मिलते हैं और क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, जो एक ईसाई थे उनके खिलाफ क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं। ये कहना जाता है आउट्रम और टेलर महोदय का। ठीक, एक और इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्टसन। यहां पर लिख रहे हैं रॉबर्टसन। रॉबर्टसन महोदय क्या कहते हैं, रॉबर्टसन महोदय ने कहा कि ये सारा जो आंदोलन था वो क्या था, वो एक मुस्लिम विद्रोह था। तो क्या कहते हैं इसको, एक क्या था, एक मुस्लिम विद्रोह, क्योंकि मुस्लिम सैनिकों के द्वारा किया गया था। अतः जब वो दिल्ली में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जो द्वितीय रहते हैं उन्हीं को अपना, मुसलमान होने के नाते उनको अपना नेता चुनते हैं। तो उन्होंने ये तीन इतिहासकार हम देखते हैं जिन्होंने इसको धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ठीक है, रिज महोदय क्या कर रहे हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ है। आउट्रम महोदय और टेलर महोदय क्या कर रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिमों का विद्रोह है। और रॉबर्टसन महोदय क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आंदोलन था 1857 का, ये क्या है, एक मुस्लिम विद्रोह है जो किसके खिलाफ किया गया है, जो अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन एक ऐसे भी आपके अंग्रेज थे, एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, जिन्होंने तत्कालीन यह कहा था कि जो 1857 का जो आंदोलन है, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई के खिलाफ एक सैन्य विद्रोह है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या है, एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह है। ये व्यक्ति कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज होते हुए ये क्या कर रहे हैं, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे रहे हैं। तो आंसर होगा बेंजामिन डिसरायली। क्या नाम होगा इनका, बेंजामिन डिसरायली। ठीक है, ये जो थे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा आंदोलन क्या था, एक सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सभी भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय विपक्ष के प्रमुख नेता थे, जो बाद में चक्र क्या होते हैं, बाद में जो इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इन महोदय का कहना था कि क्या था, ये पूरा सुनियोजित विद्रोह था, जिसमें सैनिक भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें आपके राजा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये क्या था, एक सुनियोजित और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये तो मत हो गया विदेशी इतिहासकारों का। अब हम भारतीय इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भारतीय इतिहासकारों ने इसके स्वरूप के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट है हिस्सा ये है, और आपके अधिकांश आपके बीटीसी के एग्जाम, डीएलएड के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अशोक मेहता जी का। एक एक नंबर यहाँ पढ़ेंगे। अशोक मेहता जी। अशोक मेहता जी ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। उन्होंने लिखा, अपने पुस्तक में लिखा है, ये 1857 में था जो ये आंदोलन हुआ था,
वो आंदोलन क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अच्छा, इनकी किताब का नाम भी कभी पूछ देता है, किताब का नाम रख दीजिए द ग्रेट रिबेलियन। नोट लिख देते हैं द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है। इस किताब में उन्होंने लिखा कि 1857 का जो आंदोलन था ये क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसका प्रसार पूरे राष्ट्र स्तर पर था। देश के सभी जनता ने, देश के प्रमुख जितने भी देशी रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ क्या किया था, अभियान चलाया था। दूसरा प्रमुख नाम आता है जो सबसे प्रसिद्ध है और आपका जो डीएलएड के सिलेबस का जो पहला चैप्टर ही है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये इसका नाम किसने दिया था, ये नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार इस 1857 के आंदोलन को क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। क्वेश्चन पूछता भी है कि 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो आंसर क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर। इनका एक किताब था, किताब का नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए द इंडिपेंडेंस वार ऑफ, लिख दे रहे हैं, ठीक है, द इंडिपेंडेंस वार, ठीक है। तो उसमें विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपना मत दिया था। अच्छा, एक और इतिहासकार हुए हैं पट्टाभिसीता रमैया, लिख दे रहे हैं पट्टाभिसीता रमैया जी, ठीक है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, विनायक दामोदर सावरकर जी के इस कथन का समर्थन किया कि क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक और इतिहासकार हुए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहासकार, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट हमारे जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो सरकार के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया गया था कि आप क्या कीजिए, भारतीय इतिहास के बारे में लिखिए, और ये सरकारी एक इतिहासकार हम कह सकते हैं। अब इन्होंने पहली बार भारत के बारे में, इस क्रांति के बारे में लिखना शुरुआत किया। उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। इनका एक किताब है, किताब का नाम भी है 1857। इन्होंने भी इसको क्या, इसमें लिखा है कि ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत विद्रोह से होती है, जो अंत में परिणित किसमें होता है, स्वतंत्रता आंदोलन में हम परिणित हो जाता है। तो सुरेंद्र नाथ सेन का महत्वपूर्ण नाम आता है। अच्छा, एक और नाम आता है आरसी माझुमदार। होता क्या है कि भारत सरकार ने सबसे पहले आरसी माझुमदार जी को अपॉइंट किया था कि आप क्या कीजिए, 1857 या भारतीय इतिहास के बारे में लिखना शुरुआत कीजिए। लेकिन सरकार से कुछ इनकी नाराजगी हो जाती है, जिसके कारण इसे छीन करके किसको दे दिया था, सुरेंद्र नाथ सेन को दे दिया था इतिहास लिखने के लिए। तब आरसी माझुमदार ने भी किताब लिखा और उसमें लिखा सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने कहा कि 1857 का जो क्रांति था वो क्या है, न ही क्या क्या चीज नहीं है, न ही ये क्या है, प्रथम विद्रोह है, न ही क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है, और न ही ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। इन्होंने, हम कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ सेन के जो थे या बाकी जो इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हैं, उनका विरोध करते हुए लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। इन्होंने कहा कि ये जो 1857 के जो हम लोग लिखते रहे हैं भारतीय या राष्ट्रीय इतिहास की किताब में हम लिख रहे हैं कि ये विद्रोह से शुरुआत होता है और स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये न ही क्या है, प्रथम विद्रोह है। कारण उन्हें बताया कि क्या इससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके हैं, संथाल का विद्रोह हो गया है, सन्यासियों ने किया, भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो भारत के अनेक जनजाति वर्ग में हो रहा है। तो इससे पहले भी 1857 से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे। तो क्या हुआ, ये उनका पहला विद्रोह हो गया, ठीक है। पहला विद्रोह तो है नहीं है। दूसरा उनका कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। इसका जो प्रसार क्षेत्र हम देखते हैं वो हम देखते हैं केवल उत्तर भारत के क्षेत्रों में है, और कहीं कहीं हम जाएंगे तो देखेंगे कि महाराष्ट्र में दिखेगा, बंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसमें दिखेगा, दक्षिण भारत में तो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो पूरा भारत का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर दिखता नहीं है, और ये एक सीमित क्षेत्र में था।
कि जो राष्ट्रीय विद्रोह है, इसलिए राष्ट्रीय विद्रोह। तीसरा कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उन सभी ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया था। जैसे सैनिक थे, उनके सैनिक विसंगताएं थी, वो कारतूस यूज नहीं करना चाहते थे, वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, सैनिकों ने उसका विद्रोह कर दिया। देसी रियासत थी, तो देसी रियासत क्या कर रहे थे, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, उनका जो रियासत थी उसको अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, उसके कारण विद्रोह कर रहे थे। जो आम जनता और किसान थे उन पर लगान बहुत ज्यादा लग गया था, तो उसको दूर करने के लिए वो विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं। ठीक है, तो आरसी majumdar इंपॉर्टेंट है। तो इस सब का अध्ययन करने के बाद वर्तमान में अगर हम कहें तो इसका एक डिफिनेशन बना सकते हैं कि 1857 के जो आंदोलन का स्वरूप था, यह एक विद्रोह से शुरुआत होता है, जिसका प्रसार क्या होता है, समस्त भारतीय रहता है, और यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो क्या हुए थे, छोटे छोटे अपने मांगों की पूर्ति के लिए हुए थे, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हुए थे। लेकिन 1857 का ये जो आंदोलन था, पहली बार भारतीय सैनिक हो, चाहे जमींदार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कृषक हो, सभी ने मिलकर के पूरे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन या क्रांति की शुरुआत की, जिसने पूरा का पूरा सिस्टम बदलने का प्रयास किया, जिसका प्रसार क्षेत्र हम देखें जाए, भले ही बाकी जगह दबा दिया गया, लेकिन अगर इसके प्रभाव की बात करें तो हम कुछ को दक्षिण भारत में majumdar भी कहते हैं कि विद्रोह नहीं हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा आगे चल करके। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जनचेतना होती है, उसी कारण आगे चल करके हम देखते हैं कि मजबूरी में सरकार को सामने आना पड़ता है, ब्रिटिश सरकार को सामने आना पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को बंद करना पड़ता है, और क्राउन के शासन की शुरुआत होती है। ये आपका हो गया आपका 1857 के स्वरूप। एक्ट इसी में हम पढ़ते हैं और चैप्टर की 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमुख कारणों को, छोटे छोटे कारण हैं, इनके बारे में अगले जो चैप्टर रहेगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। कारणों को हम 4 वर्गों में बांट लेते हैं, उससे पढ़ते हैं। इन कारणों को अध्ययन की दृष्टि से पहला हो गया राजनीतिक कारण, दूसरा क्या हो गया सामाजिक एवं धार्मिक कारण, तीसरा क्या हो गया आर्थिक कारण, इसके बाद सैन्य कारण, और आखिरी में तात्कालिक कारण। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम लोग देखते चले जाएंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण कौन से थे जिसके कारण 1857 का आपका आंदोलन का शुरुआत होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था डलहौजी की नीति। ठीक है, डलहौजी की नीति जिसको हम कह सकते हैं कि हड़प नीति या फिर पबक का नीति, या हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसके अलग अलग नीति थी। इसके द्वारा वो क्या करता था कि किसी भी राज्य को उस पर कुशासन का आरोप लगा करके या उत्तराधिकार निषेध एक कानून था उस समय, जिसके द्वारा कहा जाता था कि अगर किसी राजा का पुत्र पैदा नहीं होता है तो उसको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं होगा जब तक उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अधिकार नहीं देगा या प्रमाण पत्र उस दत्तक पुत्र को नहीं देगा। तो इन्होंने क्या किया कि कुशासन किसी राज्य, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, सहायक संधि के द्वारा अधिकांश जो देसी रियासत थी या भारतीय रियासतों के साथ समझौता कर लिया था, जिसके द्वारा उनके राज्य को एक सैन्य छावनी रखते थे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते थे। बाद में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी नीति चलाई, जिसको कहा गया, हम कह सकते हैं हड़प नीति। इसके द्वारा किसी भी राज्य पर सेना रखा है, अचानक उस पर आरोप लगा दिया जा रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप ठीक से राज्य व्यवस्था चला नहीं पा रहे हो, आपके कारण राज्य में अराजकता है, और उसके कारण क्या किया, उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उस पर अधिकार कर लिया। उत्तराधिकार निषेध, किसी का पुत्र नहीं हो रहा है तो उस पर आरोप लगा करके क्या किया उन्होंने, उसको हड़प लिया। तो कुशासन का आरोप जैसे अवध पर लगा के हड़प किया। अधिकार, उत्तराधिकार निषेध जैसे झांसी पर हो गया, जैसे सतारा पर हो गया, जैसे जयपुर में हो गया,
जिसके कारण क्या होगा, यहाँ के जो भी शासक थे, राजा थे, वो सभी क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे राज्यों को जबरदस्ती हड़प ले रहे हैं, और इनका विरोध होना बात हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कई नीतियां थी जिसके फलस्वरूप समस्या होने लगा। जैसे क्या हो गया, जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के ऊपर अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए, इनकी बेइज्जती समय से समय करते रहते थे। ठीक है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के बाद बहादुर शाह द्वितीय साहब, आपके पास जो भी बादशाह, जो भी आपका पुत्र होगा, मुगल साम्राज्य जिसका हाथ में जाएगा, उसको हम अब बादशाह की पदवी नहीं देंगे। मतलब यहाँ से जो बादशाह का पदवी होता है उसको नहीं दिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रिंस कहा जाएगा। जो मुद्राओं का मुद्रांक करते थे उसको उन्होंने बैन लगा दिया। तो इस तरह मुगलों का जब हमारे सम्राट के उसका पाबंदी लगाई जा रही है, उनका बेइज्जती किया जा रहा है, आम जनता जाहिर सी बात है क्या होगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा नाराज है। दूसरा क्या किया गया कि बहादुर शाह द्वितीय के जो भी उत्तराधिकार थे या पुत्र थे, उन पर यह कहा गया कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद आप सभी को दिल्ली के लाल किला पर रहने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, लाल किला से आप लोग चले जाएंगे। तो जिसके कारण आम जनता क्या थी, इनसे नाराज होना शुरुआत हो गई। और अंत में जब अवध का विलय किया जाता है, अंत में जब 1856 में जब अवध का विलय कर दिया जाता है, तब वहां की जनता कहने या सैनिक जो अवध प्रांत के थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, वो सभी क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए। ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, इस क्रांति का शुरुआत होता है। दूसरा अगर सामाजिक कारणों की बात करें तो उस समय अनेक रूप से ऐसे भारत में मान्यताएं थी, रूढ़िवादी मान्यताएं हम कर सकते, जैसे हमको समुद्र पार नहीं करना है, भारतीयों को क्या करना है, तिलक लगाना है, भारतीय पगड़ी पहनते थे, भारतीय कान में कुंडल लगाते थे, भारतीय तिलक लगाते थे। ठीक है, तो अनेक ऐसी मान्यताएं थी जिसको अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, आपको अगर सेना में रहना है तो आपको बर्मा का युद्ध हो रहा है, आपको वहां समुद्र पार करके जाना होगा। अब भारतीय कहते थे भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जबरदस्ती ले जाते थे। ठीक है, दूसरा उसी समय 1813 चार्टर एक्ट जब आता है तो भारत में क्या होता है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो जाता है। ईसाई मिशनरियों के प्रवेश के फलस्वरूप क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके विद्यालय खुलने लगते हैं, और भारतीयों को लगता है कि क्या हो सकते हैं, वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से भारतीय क्या करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों का विरोध करना। तीसरा, हम लोग अगर आर्थिक कारणों के बारे में अध्ययन करें, कौन कौन से आर्थिक कारण थे, तो हम देखते हैं कि उसी समय क्या आ गया, अकाल आ गया। अकाल जब हो गया तो पैदावार नहीं हो रहा है, किसान परेशान होने लगे। ठीक है, अकाल होने के कारण किसानों से कहा गया कि आप क्या कीजिए, भले ही अकाल आए हो आप लगान दीजिए। अभी लगान नहीं दे पा रहे हैं, उपज नहीं हो रहा है, कम उपज हो रहा है, जो भी व्यापारी थे उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जितने भी व्यापारी थे ये भी इनकी नीतियों से परेशान होने लगे। अब अंग्रेज बाहर से सामान ला रहे हैं, उसको यहाँ पर बेहद सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, जितने उद्योग धंधे थे सभी नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये सब आर्थिक कारण थे जिसके कारण भी आम जनता क्या होने लगी, इनसे परेशान होने लगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो सैन्य कारण था, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सैन्य कारण में क्या था, जो भारतीय सैनिक थे वो कभी क्या होने लगे, असंतोष होने लगे। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ असंतोष होने लगा। क्यों, पहला कारण पद, उसी भारतीय को पद नहीं दिया जाता था, दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को उसका तेजी से पदोन्नति हो जाता था। वेतन की अगर बात करें तो भारतीयों को कम वेतन मिलता था सेम पोस्ट के लिए। मान लीजिए एक सूबेदार का पोस्ट है, ठीक है, अगर कोई भारतीय हो तो उसको वेतन मिलता था 35 रुपए, और कोई अंग्रेज हो तो उसको वेतन मिलता था 195 रुपए। तो वेतन की असमानता के कारण भी क्या थे, भारतीय नाराज थे। उसी समय एक और अधिनियम आता है, डाकघर अधिनियम। इस अधिनियम, जो डाकघर अधिनियम आता है, इस अधिनियम के द्वारा 1854 में आया था ये। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहले अपने घरों पर चिट्ठी भेजने के लिए फ्री मिलता था। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि आप फ्री चिट्ठी नहीं भेज सकते हो,
भारतीय कहते भाई वेतन भी नहीं दे रहे हो और क्या करो हमसे चिट्ठी पहले जो फ्री में जाता था वो भी फैसिलिटी काट दे रहे हो। एक और आता है सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम कहता है कि आपको अंग्रेज जितने भी भारतीय हैं उनका ये ड्यूटी होगा कि अंग्रेज द्वारा कही गई प्रत्येक बात को, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा प्रत्येक बात को उनको मानना ही मानना पड़ेगा। ये सब थे आपके सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, इन सब रोषों का तात्कालिक कारण जिसने इस पूरे आंदोलन को आग लगा दी, तीली लगाया, वो था दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो राइफल थी उसको बदल दिए और उसकी जगह नया बंदूक लाया, न्यू इनफील्ड राइफल। और इस न्यू फील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था उसको दांत से काटना पड़ता था। उसी समय ये अफवाह फैलता है उन कारतूसों में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है, जिसको यूज करने से भारतीयों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने इसको जबरदस्ती यूज करवाना चाहा और अंत में जाकर के यही परिणाम हुआ कि मंगल पांडे क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल की शुरुआत करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये 1857 की विद्रोह की क्रांति की शुरुआत होती है, उसका प्रचार प्रसार कैसे होता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इसी पर समाप्त। धन्यवाद।